So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है, इससे हम लोग जो यूनिट नंबर 2 है, क्लास 12th की एनसीईआरटी की, ठीक है। बट अगर हम लोग नीट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो हम लोग यूनिट 7 यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है, ठीक है। क्योंकि जो 12th बोर्ड का एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड का, दैट इज ऑन 25 मार्च, ठीक है। एंड टुडे इज 29 जनवरी। तो आपके पास में 2 महीने से भी थोड़ा सा कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम पे आपको बहुत फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली अभी वीडियोस आएंगी, इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। ताकि जिस भी बच्चे ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या अगर आपको रिवीजन भी करनी है इन वीडियो से, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं: प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ना इस चैप्टर में आपको क्या क्या है: यू विल बी स्टडिंग अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये 6 सब टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनके आंसर्स जैसे जैसे आप लोग चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर आगे बढ़ेंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है: व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव राइज और गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एलिफेंट या नॉट सम अदर एनिमल। तो क्या होता है, अगर कोई प्लांट है, तो प्लांट क्या करेगा, बेबी प्लांट को बर्थ देगा, है ना। एक बड़े प्लांट से, एक बड़े ट्री से एक छोटा प्लांट आएगा, है ना, उसके सीड से। या फिर एक पर्टिकुलर एनिमल की अगर हम लोग बात करें, तो अगर एलिफेंट की बात हो रही है, तो एलिफेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी एलिफेंट ही होंगे, वो कोई और एनिमल नहीं हो सकता। ह्यूमंस के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो ह्यूमंस ही होंगे, ठीक है। कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि सिमिलर वंस गिव राइज टू सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स, तो वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। गिवन दैट दे टू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दे आर सिमिलर। कुछ केसेस के अंदर आइडेंटिकल भी होते हैं, क्लोन्स भी देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे या सिमिलर होंगे, कितने सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर नहीं है तो कितना डिसिमिलैरिटीज उनके अंदर होंगी, वो सारी बातें जो है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। Have you ever wondered why siblings sometimes look similar to each other or sometimes even so different? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आंसर जो है धीरे धीरे करके आपको चैप्टर के अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलते चलेंगे, ठीक है। सो ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं, ये सारी बातें स्पेसिफिकली की जाती है इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है। वो सारा क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। Now, genetics, it deals with inheritance as well as variation of characters from parents to offsprings। यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, ठीक है, या वेरिएशन किस तरीके से देखने को मिल रहा है, वो सारी बातें हम लोग किसके अंदर करते हैं, वो सारी बातें हम लोग जेनेटिक्स के अंदर करते हैं, ओके। वो सारी बातें हम लोग जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजेनी। यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू
जो कैरेक्टर्स है उनका पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? Variation is the degree by which progeny differ from their parents. One more important point about inheritance is that it is the basis of heredity. ठीक है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री, यानी कि किस लेवल पे जो प्रोजिनी है वो अपने पेरेंट से डिफर कर रही है, यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंस क्या है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? उसी को हम लोग वेरिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स होता है, इट डील्स विद इनहेरिटेंस। ओके, इट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड इट डील्स विद वेरिएशन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से, जिस प्रोसेस की हेल्प से कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनीज में पास होते हैं। और वेरिएशन वो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है जिस डिग्री पे या जिस लेवल पे डिफरेंस देखने को मिलता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स या पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही बेसिक बेसिक बात है पर आपको जानना जरूरी है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है वो 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो एनोटेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ रहेगा, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, या अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं करना तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए। जो जो चीजें मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जस्ट हाईलाइट देम। ओके, जस्ट हाईलाइट देम विद सम मार्कर और विद सम हाइलाइटर और पेन पेंसिल, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, नाउ humans knew from as early as 8,000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. सबको पता है कि sexual reproduction is one of the major reasons for variation. Okay, जो वेरिएशन जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters. अभी ये क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन and domestication from ancestral wild cows. Okay, we have well-known Indian breeds, example Sahiwal cows in Punjab. Okay. We must, however, recognize that though our ancestors knew about inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena. आप सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ह्यूमंस को पहले से कहीं ना कहीं पता तो था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या किया, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जैसे जैसे जो है एनवायरनमेंट के अंदर चेंज देखने को मिल रहा था, या ये बोला जाए कि लोगों को और ज्यादा नॉलेज हो रही थी, तो इसी वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट के लिए। किस तरीके से? जितनी भी वाइल्ड पॉपुलेशंस नोन थी, ठीक है, जितनी भी वाइल्ड पॉपुलेशंस नोन थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है, अब मान लो कि हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं और उस प्लांट की दो डिफरेंट वैरायटीज है। ठीक है, अब उन दोनों डिफरेंट वैरायटीज के अंदर एक कैरेक्टर अच्छा है और एक कैरेक्टर बुरा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैंगो प्लांट। ओके, अगर हम लोग मैंगो की बात करें, मैंगो की कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज होती है। अब अगर हम लोग मैंगो के अंदर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो के अंदर एक वेराइटी ऐसी है जिसका जो पल्प है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैंगो की ही एक दूसरी वेराइटी ऐसी है जो बहुत जल्दी खराब नहीं होती और उसका पल्प बहुत अच्छा है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या किया गया, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने क्या किया, वो दोनों वैरायटीज को सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया फॉर देयर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी कि
जो कैरेक्टर्स उनके अंदर अच्छे थे, ठीक है, जो कैरेक्टर्स उनके अंदर अच्छे थे, उन कैरेक्टर्स के लिए उनके अंदर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई गई। ठीक है, अब जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई गई उसके अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसी वैरायटीज भी देखने को मिली, यानी कि जो नई वैरायटी देखने को मिली उसमें क्या देखने को मिला कि जो पल्प था, यानी कि वो तो अच्छा था ही, बट उनके अंदर जो है वो जल्दी खराब भी नहीं हो रही थी, यानी कि वो जल्दी खराब भी नहीं हो रही थी, उनका जो लाइफ स्पैन था या जो उनका टाइम पीरियड था, है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, है ना, यानी कि वो जल्दी खराब नहीं हो रही थी, है ना। तो अब क्या हो सकता है कि जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई हो तो उसके अंदर कुछ जो प्लांट्स रहे हो या कुछ जो वैरायटी जो नई बनी उसी के अंदर कुछ ऐसे मैंगो के प्लांट्स में हमको देखने को मिले हो जिनके अंदर कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स भी आ गए, बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले प्लांट वैरायटी को आपने सिलेक्टिवली ब्रीड करवाते चले गए तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली अपनी फायदे के लिए, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर उस मैंगो की वैरायटी को बेचा जाएगा मार्केट में तो उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दोनों अच्छी कैरेक्टर्स है, जल्दी खराब भी नहीं होगी, पल्प भी अच्छा है ना। सो लोग ऑब्वियसली उसको खरीदेंगे। सो अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमंस ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, साहिवाल काउस का एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या किया गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन की हेल्प से जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस थी, ठीक है, उनका जो है नेचुरल सिलेक्शन कराया गया और डोमेस्टिकेशन के थ्रू वहां से साहिवाल काउस प्रोड्यूस की गई। ठीक है, विच वॉज और विच आर अ वेरी नोन इंडियन, वेरी वेल नोन इंडियन ब्रीड। ठीक है, इंडियन ब्रीड ऑफ काउ जो है, दैट वन ऑफ द वेल नोन इंडियन ब्रीड ऑफ काउ इज साहिवाल काउज इन पंजाब। ओके, सो ठीक है, ये पता था कि इनहेरिटेंस कैसे हो रही है या वेरिएशन किस वजह से आ रही है, बट उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ठीक है, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, ये पता था कि हो रही है, पर किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं क्लियर था। ठीक है, सो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे साइंस ने जो है एडवांसमेंट आई तो वैसे वैसे करके जो है हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको वो चीजों का पता लगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने 7 इयर्स तक पी प्लांट, यानी कि पी प्लांट क्या होता है, पी प्लांटिस पाइसम सेटाइवम। ओके, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने 7 साल तक रिसर्च किया, इन्होंने काम किया पी प्लांट के ऊपर, और उसके बाद में कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए थे जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। ओके, now, it was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor John Mendel, okay, Gregor John Mendel जो थे, he conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years. 1856 से 1863 के बीच में कंजिक्यूटिवली 7 सालों तक ये पी प्लांट के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने वहां पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कराए, एंड ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, during Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. Okay, अब अगर बात की जाए ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इनका एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिला था। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अगर हम लोग जेनेटिक्स के अंदर बात करें तो बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन जो था, है ना, इनका देखने को मिला था। बट जो मेंडल थे इन्होंने क्या किया, कुछ डेटा बनाया। ठीक है, डेटा कैसे, मैथमेटिक फॉर्मुलेशंस, यानी कि कुछ रेशोज जो है वो फॉर्मुलेट की, यानी कि इन्होंने थोड़ा सा मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स जो है वो बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ
बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स देने के लिए, जिन आंसर्स को अभी हम लोग जानते हैं, वो आंसर्स देने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। तो जब ये काम कर रहे थे, या ये लॉज जब इन्होंने दिए, ये हाइपोथेसिस वगैरह इन्होंने दिए, तो लोगों ने इनको पागल समझा था। ठीक है। उस टाइम पे इतनी रिकॉग्निशन इनको मिली नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, बायोलॉजी के अंदर मैथ्स तो यूज हो ही नहीं सकता। जबकि अगर अभी हम लोग बात करें, तो बायोस्टैटिस्टिक्स जो होता है, ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर मैथ्स यूज हो सकता है, ये हमें अभी पता है, पर उस टाइम पे लोगों के अंदर इतना दिमाग नहीं था, या लोग उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैथ्स को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, स्टेटिस्टिकल मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो काफी टाइम तक इनका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। वो बहुत टाइम के बाद में हुआ, जब तीन साइंटिस्ट आए और उन्होंने जब रिसर्च वगैरह की, तो उन्होंने उनके काम के थ्रू ही जो है, या उनके थ्रू जो है, वो मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन मिली। ठीक है। ऑल्दो जहां तक मुझे पता है, तब तक जो है वो मेंडल ऑलरेडी ही डाइड। सो रिकॉग्निशन उनको मिली, बट बहुत लेट मिली। ठीक है। सो इससे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सीखने को मिलता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, जस्ट डू दैट। ओके। हो सकता है उसका रिजल्ट आपको अभी ना मिले। ठीक है। मान लो कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपको अभी रिजल्ट ना मिले, बट आपको कभी ना कभी वो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, वो जो आपने नॉलेज गेन की, ठीक है, हो सकता है आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में सक्सीड ना हो पाए। ठीक है। हो सकता है काफी रीजंस की वजह से, बट दैट डजंट मीन्स कि आपके एफर्ट्स वेस्ट चले गए। ठीक है। ये आपको कभी नहीं सोचना है। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसका रिजल्ट कभी ना कभी देखने को जरूर मिलेगा, तो परेशान नहीं होना कभी भी। ओके। ओके, सो दैट्स ऑल। अब हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। सो व्हाट ही डिड, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी बहुत जरूरी है उनके एक्सपेरिमेंट्स को लेके। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। ओके। अब लार्ज सैम्पलिंग साइज का क्या मतलब है? उन्होंने ऐसे नहीं किया कि तीन चार पी प्लांट की वैरायटीज ले ली और बोल दिया कि नहीं ऐसे करके लॉस बन गए। ऐसा नहीं उन्होंने किया, उन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज को कंसीडर किया था, ताकि क्या हो सके, ये प्रूव हो सके, यानी कि वो जो बोल रहे हैं वो प्रूव हो सके कि वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर उस पर्टिकुलर प्लांट की वो चीजें एप्लीकेबल है। ठीक है। वो चीज उन्होंने की। ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक लार्ज सैम्पलिंग साइज क्या किया था, बेसिकली लिया था। ठीक है। उन्होंने ऐसे नहीं कि कुछ भी छोटा सा ले लिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतनी सी जगह के अंदर उन्होंने जो है प्लांट की जो है पी प्लांट की स्पीशीज ले ली और उनके ऊपर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर दिया और अपने लॉस दे दिया। ऐसा नहीं किया था, उन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था। ओके। विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, यानी कि जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसके ऊपर आप और ज्यादा रिलाई कर सकते थे, वो डाटा और ज्यादा रिलायबल था। ओके। Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plant proved that his results pointed to the general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। यानी कि जो उन्होंने इन्फ्रेंसेस निकाले थे, इन्फ्रेंसेस किसके ऊपर? उनके जो टेस्ट प्लांट थे। अब टेस्ट प्लांट कौन थे? जिनके ऊपर उन्होंने इनिशियली अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। ठीक है। अब जो उन टेस्ट प्लांट्स की सक्सेसिव जनरेशन थी, यानी कि उनके जो प्रोजेनीज थी, उन्होंने उनके ऊपर भी जब एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे इन्फरेंसेस दिए। ठीक है। उनसे इन्फरेंसेस दिए और तब जाके जब उनको कंफर्म किया, सो उससे ये भी प्रूव हो रहा था कि जो उनके रिजल्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर गिविंग द जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऐसे कुछ भी बोल दिया। ठीक है। वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से या उनके रिजल्ट से ये प्रूव हो रहा था कि कुछ ना कुछ ये जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मेंडल इन्वेस्टिगेटेड इन कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू ऑपोजिंग ट्रेड्स। यानी कि उन्होंने क्या किया? पहली बात तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। ठीक है। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, और वो कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे जिनके ऑपोजिंग ट्रेड्स थे। ऑपोजिंग ट्रेड्स का क्या मतलब है? यानी कि अगर हम लोग हाइट की बात करें, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, तो हाइट के अंदर क्या हो सकता है? एक ट्रेट हो सकता है टॉल प्लांट का, और एक हो सकता है ड्वार्फ प्लांट का। ठीक है। अब अगर आप ये बोलो कि मीडियोकर हाइट भी हो सकता है, तो वो बहुत ही यहाँ पर एक वेग सा वो हो जाएगा। सो हाइट के क्या हो सकते हैं?
एक टॉल प्लांट हो सकता है, एक ड्वार्फ प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले जो है कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड्स। This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them. Now, Mendel conducted such artificial pollination or cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. अब true breeding pea lines क्या होती हैं आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। A true breeding pea line, okay, a true breeding pea line is the one that have undergone continuous self-pollination, show stable trait inheritance and expression for several generation, ठीक है। अब एक ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन, इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर प्लांट को लिया, उसके अंदर जब हम लोग कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही, विच इज इंश्योरिंग दैट देयर आर नो चांसेस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो जब उनके अंदर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जा रही है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा, जब काफी जनरेशन तक या काफी टाइम तक हम लोगों ने कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाई है, सो दे विल बी शोइंग अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाई है, वहां पर वो जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो स्टेबल हो जाएगा और वो आने वाली काफी जनरेशन्स तक क्या कर पाएगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What he did, he selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs. As pairs का मतलब क्या है, यानी कि दो प्लांट वैरायटी जो थी, दो ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी जो थी, वो एक कैरेक्टर के लिए थी, बट वो जो ट्रेड्स थे उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग थे, ठीक है। which were similar except for one character with contrasting traits, यही मैंने बताया। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated, which means full or constricted green seeds or yellow pods, tall or dwarf plant। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो। ये बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखा रहे हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितने कितने कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं? 7 कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखाए हुए हैं। याद रखना जो इधर वाले कैरेक्टर्स हैं, दीज आर डोमिनेंट, ओके। और जो इधर वाले हैं, दीज वन आर रिसेसिव, ओके। अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, इसकी एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी ये थोड़ा पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट या तो टॉल प्लांट हो सकता है या ड्वार्फ प्लांट हो सकता है। फ्लावर कलर क्या हो सकता है? या तो वायलेट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, यानी कि फ्लावर्स या तो एक्सियल पे हो सकते, एक्सिस पे हो सकते हैं, या टर्मिनल पोजीशन पे हो सकते हैं। पॉड शेप, अब पॉड जो होंगे, ठीक है, यानी कि जो मटर का छिलका होगा, ठीक है, वो या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है, यानी कि पूरा जो एक अच्छा सा जो हम लोगों को पूरा वो थोड़ा फूला हुआ दिखता है वो, ठीक है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है, ठीक है, जो थोड़ा पतला सा हम लोगों को पॉड देखने को मिलता है। कई बार हम लोग बोल देते हैं कि ये मटर तो खराब है, ठीक है। वैसा देखने को मिल सकता है। पॉड कलर, अब वो जो पॉड कलर है वो कैसा देखने को मिल सकता है? ग्रीन या येलो। ग्रीन कलर का पॉड कलर इज डोमिनेंट एंड येलो पॉड कलर इज अ रिसेसिव ट्रेट। सीड शेप, सीड राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी, यानी कि ऐसे सीड भी देखने को मिल सकते हैं और ऐसे ऐसे कुछ सीड्स भी देखने को मिल सकते हैं। सीड कलर, अब ये थोड़ा सा आपको हो सकता है हैरानगी वाली बात लगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो आप लोग मटर खाते हैं वो जनरली आपको ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं, बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो येलो होता है, ग्रीन नहीं होता, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है वो सारी बातें हम लोग करेंगे, बट ये आपको याद रखना है। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सीड कलर तो ऑब्वियसली हम ग्रीन कलर का देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वही डोमिनेंट कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है, सीड कलर में येलो कलर इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन कलर इज अ रिसेसिव ट्रेट, ओके। अब अगर हम लोग इस फिगर की बात करें,
ठीक है, इस फिगर के अंदर भी यही दिखाया हुआ है। सबसे पहले बात हो रही है स्टेम हाइट की, तो स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर पोजीशन, अब फ्लावर कहाँ हो सकते हैं, या तो एक्सिस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉड कलर, अब ये देखो ये ग्रीन येलो। पॉड शेप, अब ये फुल पॉड है, ठीक है, यानी इन्फ्लेटेड। और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग खराब मटर बोलते हैं। फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट। सीड कलर येलो और ग्रीन। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो कैरेक्टर्स है ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं एंड दीज वन आर रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। दिस वाज ऑल अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी बहुत ही बेसिक बेसिक बात करी, यानी कि उसने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, और क्यों लिए थे, या जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी थी, ठीक है, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अच्छा, जो भी अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया, देन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं जितने भी कमेंट्स हमारी वीडियोस के ऊपर होते हैं आप देख सकते हैं, मैं हर वीडियो के नीचे के कमेंट्स के आंसर्स जो है वो जल्दी से जल्दी करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे देन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. देखो अब उन्होंने क्या किया था, सभी कैरेक्टर्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए थे, पर हम सभी कैरेक्टर्स के लिए ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसी से हम लोग बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए सिमिलर कंक्लूजन्स निकाल सकते। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग कि टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट के बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो उसके बाद में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ये किस तरीके से देखने को मिला। ओके, नाउ he collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate the plant of first hybrid generation, जिसको filial F1 जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, F1 जनरेशन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सीड्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, और बेसिकली जो सीड्स प्रोड्यूस हुए थे उनको कलेक्ट किया, ठीक है, और उनके बाद में उनको क्या किया, ग्रो करवाया, ठीक है, और प्लांट्स को प्रोड्यूस होने दिया। और जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उन सीड्स के थ्रू, दैट वाज नोन एज F1 जनरेशन और filial one progeny. Okay, Mendel observed that all F1 progeny plants were tall, like one of its parents, none were dwarf. Now this is very important, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी क्या ऑब्जर्व किया गया, जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर कोई भी ड्वार्फ प्लांट देखने को नहीं मिला। ऑल दो जो प्लांट्स हमने क्रॉस करवाए थे वो कैसे प्लांट्स थे, टॉल और ड्वार्फ, है ना। एक टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया गया और एक ड्वार्फ प्लांट को। अब इसके लिए हम लोग कैपिटल टी लिख रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्मॉल टी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से जो प्लांट्स मिले, ठीक है, जब इसको क्रॉस करवाया गया, ठीक है, जब इसको क्रॉस करवाया गया, यहां पर अगर हम लोग क्रॉस बनाए, ओके, दिस इज टी, टी, इधर हम लोगों ने ये लिख दिया ना। जब इसको क्रॉस करवाया गया ये, ठीक है, अब यहां पर जितने भी प्लांट्स देखने को मिले ऑल वर टॉल प्लांट्स इन दी F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन की बात हो रही है, ये बात हो रही है जो फीलियल वन प्रोजेनी थी वो सारी क्या थी, वो सारी टॉल प्लांट्स थी, ठीक है। अब ऐसा क्यों देखने को मिला, ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉल प्लांट थे, दिस वॉज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और ये जो था इट वॉज अ रिसेसिव कैरेक्टर। अब जब इनको क्रॉस करवाए तो यहाँ क्या देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें ना, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, दिस मीन्स होमोजाइगस टॉल, सबसे पहले, ओके, दीज आर होमोजाइगस, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, ठीक है, बट दिस इज हेट्रोजाइगस। अब जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो शो होगा,
जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो शो नहीं होगा। रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ तब शो होगा जब होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट होगा। रिसेसिव कैरेक्टर खुद को कब शो कर पाएगा, जब होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वहां प्रेजेंट होगा, तभी रिसेसिव कैरेक्टर खुद को शो करेगा, अदरवाइज वहां पर जो है रिसेसिव कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी और बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, now he made similar observation for the other pair of trait. He found that F1 always resembled either one of the parent and that the trait of other parent was not seen in them. यानी कि सातों कैरेक्टर्स के लिए जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए गए तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो F1 जनरेशन मिल रही थी, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आ रहे थे, दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो पॉड शेप के लिए कंडक्ट करवाया होता तो जो F1 जनरेशन मिली वहां पर सारे जो पॉड्स थे वो इन्फ्लेटेड थे, कोई भी कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड वाला प्लांट वहां पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, सिंपल इज दैट। नाउ Mendel then self-pollinated the F1 plants, and to his surprise, he found that in the F2 or filial 2 generation, some of the offsprings were dwarf. Now, this is very important. The character was not seen in the F1 generation was now expressed. अब मान लो कि मेंडल इस ऑब्जर्वेशन पे रुक जाते अगर कि F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, कोई ड्वार्फ प्लांट नहीं आ रहा, तो हो सकता है ना फिर हम लोगों को लगता है कि ये जो ड्वार्फ प्लांट आ रहे हैं वो तो जादू से आ रहे हैं या कुछ भी हो सकता था। बट उन्होंने क्या किया, अब ये जो प्लांट बने, ठीक है, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ठीक है, यानी कि इन्होंने इन प्लांट्स को क्रॉस करवाना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ यहां पर, दिस विल मेक टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड हेयर इज स्मॉल टी स्मॉल टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, अब ये देखो बहुत ध्यान से, दिस इज अ होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। ओके, दिस इज, ये मैं ब्लैक से लिखती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ब्लू से लिख लेते हैं। नाउ दिस इज अ होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट्स तो जो देखने को मिले वो क्या देखने को मिले, ड्वार्फ देखने को मिले। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो बनाने की कोशिश करें टॉल इज टू ड्वार्फ का, तो यहाँ पर क्या हुआ, तीन प्लांट जो है वो हमको टॉल देखने को मिल रहे हैं और एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ देखने को मिल रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो कैरेक्टर, यानी कि ड्वार्फ प्लांट्स जो हैं जो F1 जनरेशन के अंदर आए नहीं थे, वो प्लांट्स F2 जनरेशन के अंदर देखने को मिले। दैट टू जब हम लोगों ने F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर सेल्फिंग करवाई या उनको क्रॉस करवाया। ओके, नाउ इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ओके, in the F2 generation, some of the offsprings were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. Okay. Now, the proportion of plants that were dwarf was 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of the F2 plants were tall. यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना? The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. यानी कि ये जो टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर्स देखने को मिले ये पेरेंट जैसे ही थे, है ना? कुछ प्लांट्स क्योंकि टॉल लिए थे इनिशियली जब हमने लिए थे, कुछ प्लांट्स हम लोगों ने टॉल कंसीडर किए थे और कुछ प्लांट्स हमने ड्वार्फ कंसीडर किए थे, उनके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं आई। ठीक है, उनके अंदर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं आई, यानी कि कोई भी प्लांट्स ऐसे नहीं थे जो टॉल और ड्वार्फ के बीच की हाइट की हो। ठीक है, ऐसे कोई भी प्लांट्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी एक बार आप फिगर को देखिए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ इनिशियली, ओके,
तो ये आपका क्या दिखाया हुआ है, एक फ्लावर दिखाया हुआ है जिसके अंदर पेटल, स्टिग्मा, एंथर, कार्पल, स्टेमन और कार्पल दिखाए हुए हैं। अब क्या किया गया, यहाँ से एंथर्स को रिमूव किया, इमैस्कुलेशन करवाया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर जब एंथर्स को रिमूव कर दिया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक फीमेल प्लांट बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करवाया गया एक मेल प्लांट से, ठीक है, एक दूसरे प्लांट से क्या करवाया गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पर जब क्रॉसिंग करवाई गई तो जितने भी प्लांट्स देखने को मिले, ठीक है, या जितनी भी प्रोजेनीज वो देखने को मिली, वो आइडेंटिकल प्रोजेनीज देखने को मिली, और वो एक प्लांट से रिजेंबल, या आपके एक पेरेंट से, ठीक है, एक प्लांट से नहीं, एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्रॉस करने के कुछ स्टेप्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। नाउ सिमिलर रिजल्ट्स, अच्छा ये जो मैंने यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को किस तरीके से शो करोगे, तो आपको ये सारी चीजें अगर आप शो करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। नाउ similar results were obtained with other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. Okay. The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 स्टेज, ठीक है। यानी कि ये कुछ कंक्लूजन जो है वो आपको इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो देखने को मिली, ठीक है। अब इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। व्हेन यू आर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी कर रहे हो तो इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हो। मेंडल ने भी यही बोला था। ओके। Based on these observations, Mendel proposed that something was stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes. अच्छा देखो, अभी ध्यान से समझो, ये क्या दिखाया हुआ आपको, ये दिखाया हुआ है कि जब आप क्रॉस करवा रहे हो, है ना, जब आप क्रॉस करवा रहे हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स वहां पर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, ये जो आपको दिखाया हुआ है, ये जो डायग्राम दिखा हुआ है, मैंने क्या बोला अभी आपको कि हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो ये आपको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ये आपको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या दिखा हुआ है, डायग्राम दिखा हुआ है। हमने बहुत ही बेसिक डायग्राम बनाया, इन्होंने थोड़ा सुंदर डायग्राम दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये थे आपके पेरेंट्स, ठीक है, प्लांट के पेरेंट्स, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, टीटी एंड ये स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन देखो, इसको हमने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन जब बनी वो बनी टॉल प्लांट्स की, ठीक है। अच्छा अगर इसकी हम लोग बात करें, ये जो है दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, ओके। ये सारी बातें भी हम लोग अभी डिटेल में करेंगे, बट ये आपको याद रखना है, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल एंड दिस इज होमोजाइगस टॉल, ओके। और जो ड्वार्फ होगा, ठीक है, ड्वार्फ जो होगा वो तो ऑब्वियसली हमेशा जो है वो होमोजाइगस ही होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस ही होगा, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस में होगा तो हेट्रोजाइगस में तो वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है ना, रिसेसिव वाला कैरेक्टर कहाँ खुद को हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करवा रहा है, ठीक है। सो जो ड्वार्फ प्लांट्स होंगे वो होमोजाइगस ही होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करवाया गया, टॉल प्लांट्स है, इनकी सेल्फिंग करवाई, ठीक है, इनकी जब सेल्फिंग करवाई तो जो F2 जनरेशन मिली, यानी फीलियल टू प्रोजेनीज थी, वो टॉल 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 और ये ड्वार्फ, यानी कि ये आ गई, ठीक है। और ये सारी जो थी ये टॉल टॉल थी, ठीक है, ये सारी क्या थी, टॉल टॉल थी। अब इनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर कोई दो जो रही होंगी, ठीक है, वो क्या रही होंगी, हेट्रोजाइगस टॉल रही होंगी, और एक क्या रही होगी, होमोजाइगस टॉल, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम के अंदर मैं मान लूं तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो है ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, और ये जो है ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, तब आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि समथिंग इज पास डाउन,
ओके, क्या बोला गया, दैट समथिंग is passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation। और उन्होंने उनको इनिशियली क्या बोला, फैक्टर्स। ठीक है, जीन्स तो बहुत बाद में बोला गया, इनिशियली उनको क्या बोला गया था, उनको बोला गया था जीन्स। इनिशियली उनको बोला गया था फैक्टर्स, अभी हम लोग उनको क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, genes therefore are the units of inheritance, very very important point। Okay, this point is very very important, genes are the units of inheritance। क्योंकि जीन्स के थ्रू ही क्या हो रहा है, या मेंडल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो फैक्टर्स के थ्रू ही है कि जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर पास हो रहे हैं ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। ओके, they contain the information, okay, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism। Genes with code, okay, genes which code for contrasting trait, okay, for a pair of contrasting traits, उनको बोलते हैं alleles। that is they are slightly different form of the same gene। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर जो जीन है वो प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके दो एलील्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके क्या हो सकते हैं, दो एलील्स हो सकते हैं। एक हो सकता है जो टॉल प्लांट्स के लिए हो, और एक हो सकता है जो ड्वार्फ प्लांट्स के लिए हो। ठीक है, यानी कि इस जीन की स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म जो सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रही है, उनको हम लोग एलील्स का नाम देते हैं। ठीक है, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं, उनको हम लोग एलील्स का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इफ यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन F1 स्टेज, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर अदर ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट, हमने टी को क्या कंसीडर किया, टॉल ट्रेट के लिए, एंड स्मॉल टी को क्या कंसीडर किया, डवार्फ के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्यों लिखा। नाउ टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलिमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्यों, क्योंकि ये सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड कर रहे हैं, पर कॉन्ट्रास्टिंग है ना, एक ड्वार्फ प्लांट के लिए कोड कर रहा है और एक टॉल प्लांट के लिए कोड कर रहा है। ओके, नाउ in plants, the pair of alleles for height would be capital T, capital T, or small t. Okay. Now, Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf variety, the allelic pair of genes for height are identical और homozygous। ठीक है, यानी कि जब आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, जो एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोल देंगे। ठीक है, इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहां पे होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस ड्वार्फ क्यों बोला। ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर नोन एज जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये पर्टिकुलर जीन जो प्लांट हाइट के लिए कोड कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इनको जीनोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप्स बोलेंगे। एंड द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड ड्वार्फ इज नोन एज फिनोटाइप। ठीक है, यानी कि जब हम लोग सीधा सीधा बोल दें कि टॉल और ड्वार्फ है ना, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो क्या है, तो हम लोग वहां पे ये नहीं देखेंगे कि होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। टॉल मींस टॉल। ठीक है, टॉल क्या हो गया, उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब फिनोटिपिक कैरेक्टर चाहे फिर वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, बट आप उनको टॉल प्लांट्स में लिखोगे। यानी कि अगर इसमें देखें हम लोग, तो 3:1 जो होगा वो उसका फिनोटिपिक रेशियो होगा। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, यानी कि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, वो वहां पर 3:1 ना होकर 1:2:1 हो जाएगा, जहां पर द फर्स्ट वन विल शो कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल। टू प्लांट्स क्या थे, वो हेट्रोजाइगस टॉल थे, एंड वन प्लांट जो था वो होमोजाइगस ड्वार्फ था। ठीक है, सो दिस विल बी द जीनोटिपिक रेशियो। नाउ दिस इज ऑल्सो very important for you। Okay, this is also
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ये अभी आएगा भी आगे, ठीक है। नाउ as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote to be exactly like the homozygous parent in appearance, he proposed that in pair of dissimilar factors, one dominates the other as in the F1 and hence is known as dominant factor. ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या होगा, डिसिमिलर जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो उसमें एक क्या करेगा, खुद दूसरे को डोमिनेट करेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे, और जो अदर वन होगा दैट विल बी रिसेसिव। ओके, in this case, capital T for tallness is dominant over small t for dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all the characters or the trait pairs that he studied. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हम लोग एक एक बात को बहुत डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी रह ना जाए। ओके, नाउ it is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. ओके, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है ड्वार्फ के लिए डी को कंसीडर कर लो, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर आप यहाँ पर टॉलनेस या हाइट के लिए आपने कैपिटल डी कंसीडर कर लिया तो आप ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी ही कंसीडर करोगे, यानी कि सेम लेटर को आप स्मॉल के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। Alleles can be similar as in case of homozygotes or can be dissimilar as in case of heterozygotes. Okay. Now this is an important point. Since the capital T small t plant is heterozygous for genes controlling one character, it is a monohybrid, and the cross between capital T and small t is a monohybrid cross. Okay. नाउ आई होप आपको समझ में आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, किस तरीके से जो है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ठीक है, होमोजाइगस ट्रेट्स किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो कब खुद को एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर्स खुद को कब एक्सप्रेस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes, by the process of meiosis, the alleles of parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. Now this point is really very important, ठीक है। देखो, हम लोगों ने देखा कि जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है वो बिना किसी ब्लेंडिंग के देखने को मिला, ठीक है, यानी कि वो ऐसे ही आपको देखने को मिला, वहां पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं थी। तो इससे क्या पता चला कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स है जब उनमें गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब गैमेट्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, ये सारा आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, जो एलील्स होते हैं, ठीक है, अब एलील्स क्या थे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, जो एलील्स हैं वो जब सेपरेट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, तो वो बिना किसी ब्लेंडिंग के एक तो सेपरेट होते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई एक एलील ही जो है वो गैमेट के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, उनमें से कोई एक एलील ही है जो गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर होगा। दिस सेग्रीगेशन इज अ रैंडम प्रोसेस, so there is 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified by the results of grossing, ठीक है। अब ये जो सेग्रीगेशन होगा, ठीक है, यानी कि ये जो सेपरेशन ऑफ एलील्स का जो प्रोसेस है ये क्या होता है, रैंडम होता है, तो 50% चांसेस होते हैं दोनों में से, दोनों ही एलील्स के क्या ट्रांसफर होने के, ठीक है, कोई भी एक एलील ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक एलील के ज्यादा चांसेस है और दूसरे के कम चांसेस। ओके, in this way, the gametes of the tall capital T plants have the allele T and the gametes of dwarf plant have the allele small t. Okay. Now, during fertilization, two alleles, capital T from one parent and through the say through the pollen and small t from the other parent, then through the egg, are united to produce zygotes that have one capital T allele and one small t allele.
यानी कि जो हाइब्रिड्स होंगे उनके पास में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ओके, since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड्स बने इनके अंदर जो एलील्स है वो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जो है वो टॉल प्लांट के लिए होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ड्वार्फ प्लांट के लिए है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो ऐसे प्लांट्स बन रहे थे उनको हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बोल रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो दोनों एलील्स थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे। ओके, the production of gametes by the parents, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood by the diagram जो हमने बनाया, which is also known as, popularly known as Punnett square। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Punnett square बोलते हैं, and it was developed by a British geneticist Reginald C. Punnett। ओके, इनका नाम आपसे वैसे कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर आपको याद रखना है। ठीक है, it is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides. हमने यही करा था. Usually the top row and left column. All possible combinations are represented in boxes below in the square which generates a square output form। ठीक है, अच्छा आप देखो इस डायग्राम को ना बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या दिखा हुआ है, पुनेट स्क्वायर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। अब देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, ये टॉल प्लांट्स थे, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब यहां से क्या हुआ, देखो इसके पास में ये गैमीट्स हैं और यहाँ पर ये गैमीट्स हैं। ठीक है, अब देखो क्या किया यहाँ पर, F1 जनरेशन के लिए जब इनको क्रॉस करवाया गया तो इन्होंने क्या किया, अब हम लोगों ने बॉक्स को इस तरीके से बनाया, इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया, बात सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, एक तरफ मान लो कि हमने टॉल प्लांट के गैमेट्स को रख लिया और दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट के, तो यहाँ पर क्या हुआ, यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये जो बनी आपकी F1 जनरेशन, ये बनी आपकी हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स की। अब इनकी क्या करवाई गई, सेल्फिंग करवाई गई। अब सेल्फिंग के दौरान इन्होंने क्या किया, ठीक है, सेल्फिंग के दौरान भी क्या किया गया, दोनों प्लांट्स के पास में सिमिलर गैमेट्स हैं तो उनको इस तरीके से रखा गया। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसा देखने को मिला, यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही हमें देखने को मिल रहा है, यही हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर भी बनाया था। अब इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, टॉल इज टू ड्वार्फ की 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, होमोजाइगस टॉल is to heterozygous tall is to homozygous dwarf which is equal to 1:2:1। ठीक है, now this ratio is very important। ठीक है, कई बारी क्या करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या आपसे सीबीएसई के अंदर भी क्या कर सकते हैं, वो 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ लेंगे कि आप बताओ फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या आई थी। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक द हाइलाइटर इज वर्किंग प्रॉपरली, सो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से इधर हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी और सीबीएसई एग्जाम के लिए भी। ठीक है, नाउ द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल, okay, the parental tall male and dwarf female plants, the gamete produced by them, the F1 capital T small t progeny. The F1 plants of genotype capital T small t are self-pollinated. Okay, the symbols this and this are used to denote female and male, ये हमको already पता है। ठीक है, the F1 plant of genotype capital T small t when self-pollinated produce gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion। ठीक है, वो भी हमको पता है क्योंकि दोनों ही गैमेट्स के प्रोड्यूस होने का जो चांस है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, when fertilization takes place the pollen grains of genotype capital T have 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T as well as genotype small t। Also the pollen grains of genotype he T has, ठीक है भाई सेम बात लिखी हुई है। ठीक है,
As a result of random fertilization, the resultant zygotes can be of genotypes capital T, capital T, capital T, small t और small t, small t. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. हम लोग एक एक बात बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. और अगर आप इस वीडियो के थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. वो थोड़ा सा मोटिवेशन देता है, ठीक है. सो प्लीज डू सब्सक्राइब. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization leads to capital T small t, yani tall plants. Half lead to heterozygous tall plants, and 1/4 lead to homozygous tall plants. Through the F1, though the F1 have a genotype of capital T small t, but the phenotypic character is seen as tall. At the F2, 3/4 plants are tall, where some of them are capital T small t, while other are heterozygotes, which means capital T and small t. Sorry, इधर capital T था, ठीक है. Externally, it is not possible to distinguish between the plants with genotype capital T, and capital T small t. Hence, within the genotype pair, capital T small t, only one character, capital T tall, is expressed. Okay, hence the character capital T or tall is said to dominate over other allele, small t or dwarf character. It is thus due to dominance of one character over the other that all F1 plants are tall. This point is very important. Okay. Though the genotype is capital T small t. Okay. And in the F2, 3/4 of the plants are tall, though genotypically half are capital T small t and 1/4 are capital T, capital T. This leads to a phenotypic ratio of 3/4 tall is to 1/4 capital T, which means homozygous tall, plus half capital T small t, which means heterozygous tall, and 1/4 is small t, which means homozygous dwarf. That is 3:1 ratio, but a genotypic ratio of 1:2:1. ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको बोलें तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1. जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. The 1:4 is to 1, 1/4 is to 1/2 is to 1/4 ratio of capital T is to capital T is to small t is mathematically condensable in the form of binomial expression ax plus by square. ये भी आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा. That has the gamete bearing capital T or small t in equal frequency of 1/2. अब इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर इन्होंने क्या करके दिखाया हुआ है? बेसिकली एक्सपैंड करके दिखाया हुआ है. ठीक है. नाउ Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation. He concluded that the genotype of dwarfs were homozygous. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ होगा वो क्या होगा? होमोजाइगस होगा. ठीक है. नाउ from the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability, by simply looking at the phenotype of dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो? बेसिकली आप जीनोटाइपिक रेशियो को ऐसे नहीं बता सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of tall plant and F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. ठीक है. अब इसको ना बहुत ध्यान से आपने समझना है. ठीक है. देखो क्या किया गया यहाँ पे. ये बोल रहे हैं कि फिनोटाइपिक कॉम्पोजिशन तो आप बता सकते हो, पर जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन इतना इजीली बताना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यानी कि एक टॉल प्लांट जो है उसके अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट है या कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, ये आप ऐसे नहीं बता सकते. तो इसके लिए क्या करवाया गया? मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया. ठीक है. मेंडल ने क्या करवाया? टेस्ट क्रॉस करवाया. अब टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या करवाया गया? जो टॉल प्लांट F2 के थे,
F2 के जो टॉल प्लांट थे उनको उन्होंने ड्वार्फ प्लांट के साथ में, अब ड्वार्फ प्लांट क्या होंगे, वो तो होमोजाइगस ही होंगे ना, उनके साथ में क्रॉस करवाया। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, टॉल प्लांट को, F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को हमने क्या करवाया, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ में जब क्रॉस करवाया, उसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में देखो होता क्या बेसिकली, in the test cross, an organism showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined। यानी अभी तक हमें phenotype पता है, हमें ये पता है कि प्लांट टॉल है, बट हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, होमोजाइगस टॉल है हेट्रोजाइगस टॉल है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, उनमें सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाते। ठीक है, उनके अंदर सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करवाते। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism। यानी कि जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप जो है यहाँ से हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको फिगर 4.5 अभी हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर आपको टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट दिखाया हुआ है, जहां पर उन्होंने क्या कंसीडर किया, वायलेट कलर के जो फ्लावर्स थे। अब वायलेट कलर को किससे दिखाया हुआ है, यहाँ पर W से दिखाया हुआ है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर फ्लावर्स, जिसको स्मॉल W से दिखाया हुआ है। ठीक है, यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर टाई टू फाइंड आउट। ओके, अभी हम लोग इसको अगर देखें, ठीक है, आगे अगर अभी हम लोग इसको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है आपका होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिखाया हुआ है, प्लांट दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर आपको, ओके सो देयर वाज सम ग्लिच। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, ये आपको व्हाइट कलर फ्लावर्स दिखाया हुआ है, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, यानी कि ये कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, और इनको क्रॉस किसके साथ में करवाया, जो टेस्ट प्लांट है। ठीक है, वो क्या है बेसिकली डोमिनेंट फिनोटाइप का। ठीक है, जिसका जीनोटाइप अननोन है, हमें ये पता है वायलेट कलर के फ्लावर्स है, पर ये होगा या ये होगा ये नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करवाया गया, इनको टेस्ट क्रॉस करवाया गया। अब देखो इसके गैमेट्स क्या क्या होंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, इधर क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जब क्रॉस करवाया तो क्या हो गया, इस तरीके के फ्लावर्स हमको देखने को मिले, यानी कि सारे वायलेट फ्लावर्स देखने को मिले। ठीक है, और किस तरीके के वायलेट फ्लावर्स देखने को मिले, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस ही तो देखने को मिल रहे हैं ना, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको जो है ये कंसीडर करें कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू यानी कि हेट्रोजाइगस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, होमोजाइगस इसको जब कंसीडर किया तो हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर्स देखने को मिले, और सभी फ्लावर्स जो थे वो वायलेट ही देखने को मिले। अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर कंसीडर कर रहे हैं, और फिर इसको जब क्रॉस करवा रहे हैं, तो वहां पर 50% जो फ्लावर्स थे वो वायलेट थे, और 50% ही जो फ्लावर्स थे वो वाइट देखने को मिले। यानी कि जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो भी एक्सप्रेस कर रहा है, अगर हम लोग इसका जो जीनोटाइप है उसको हेट्रोजाइगस माने तो। ठीक है, यानी कि half of the flowers are violet and half of the flowers are white, that means unknown flower is heterozygous। ठीक है, unknown flower is heterozygous। ठीक है, so now based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance of monohybrid cross। अब उन रूल्स को क्या बोला जाता है, आज की डेट में उनको बोला जाता है द प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अच्छा आई होप आप लोगों को टेस्ट क्रॉस समझ में आया। ठीक है, एक बार हम लोगों ने क्या माना, उसको माना हम लोगों ने कि होमोजाइगस वायलेट फ्लावर्स वाला प्लांट है, और एक बार हमने माना होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर्स वाला प्लांट है। अब हेट्रोजाइगस जब माना तो उसके से हम क्या देखने को मिला कि 50% फ्लावर्स व्हाइट है और 50% फ्लावर्स क्या है वो वायलेट है। ठीक है, यानी कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है यानी व्हाइट फ्लावर्स वाला जो कैरेक्टर है वो भी क्या कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और अगर हम उसको मान ले कि वो होमोजाइगस वायलेट फ्लावर्स है, तो उस केस के अंदर
हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर वहां पर रिसेसिव कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो जीनोटाइप को जानने के लिए, ठीक है, जीनोटाइप को जानने के लिए टेस्ट प्रोसेस अ वेरी यूजफुल मेथड। ओके, अब हम लोग अगर बात करें जो मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उनके अंदर दो लॉज थे। द फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड वन वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, ओके, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको अब हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स। ओके, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ये भी हमको पता चल गया। Factors occur in pairs. In a pair of factors, one member of the pair dominates other. ओके यानी कि जो डोमिनेट करेगा वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। एंड जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी जो बेचारा दब जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव। ओके, the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters. ठीक है, अब ये यही तो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि F1 जनरेशन के अंदर कोई भी ड्वार्फ प्लांट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, यानी सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्यों एक्सप्रेस कर रहा है, और F2 के अंदर दूसरा कैरेक्टर आ जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाए तो आप ये लिख के आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो ये याद रखना है, दोनों ही लॉज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ओके, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड सच एज इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज। ओके, यानी कि एलील्स कोई ब्लेंडिंग शो नहीं कर रही है, हमको पता चल गया था। किस तरीके से पता चल गया था? क्योंकि F2 जनरेशन के अंदर जब हम लोग को ड्वार्फ प्लांट्स देखने को मिले तो वहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, यानी कि कोई भी ऐसे प्लांट्स वहां पर देखने को नहीं मिले जो मिड हाइट के प्लांट्स हो, यानी टॉल भी ना हो और ड्वार्फ भी ना हो, ऐसे कोई भी प्लांट्स हमको देखने को नहीं मिले। तो यहां से हमें पता चल गया था कि कोई ब्लेंडिंग शो नहीं होती एलील्स के अंदर, और दोनों कैरेक्टर्स क्या है वो F2 जनरेशन के अंदर रिकवर हो जाते हैं, चाहे फिर F1 जनरेशन के अंदर उनमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हो रहा था, दैट डज नॉट मैटर। ओके, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors. अब क्या होता है, पेरेंट्स के अंदर क्या होता है? टू एलील्स होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब वो जो फैक्टर्स से एलील्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सेग्रीगेट जब करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि ये जो गैमेट है वो उन दोनों में से एक ही फैक्टर को रिसीव करता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही फैक्टर्स के 50% चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रख सकते हो। ठीक है, अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर while a heterozygous one produce two kinds of gamete, each having one allele with equal proportion. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतनी बात करेंगे, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, और अगर मैं इससे ज्यादा बड़ा करूँ तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा सैचुरेट हो जाए। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी नहीं पढ़ा है, को डोमिनेंस नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। सो कल हम लोग या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस की बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द इनहेरिटेंस ऑफ 2J। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। Please like the video, share it with your friends, and if you haven't subscribed to our channel till now, please do subscribe to our channel. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।